कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी। संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी। कॉमेडी की हा ही कॉमेडी की हा ही व्यंग बाण भी तीखे। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली। श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली। 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेरशबरी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे। पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे। और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के।
नमस्कार। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। किस्से कवि सम्मेलन के एक ऐसा कार्यक्रम है जो निरंतर कई दिनों से हर सप्ताह मैं प्रस्तुत करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच सदा ही कुछ न कुछ नया करता रहा है और आज इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। किस्से कवि सम्मेलनों के 12 अंक हम प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें मेरे जीवन से जुड़े हुए कवि सम्मेलनों से संबंधित किस्सों को मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम एक नए स्वरूप में आपके सामने लेकर आए हैं। कहते हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना, सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो कागज की तलवारों से लोहे को काटने वाले ऐसे दिग्गज लोग हमारे कवि सम्मेलनों में हुए हैं, जिनसे जिनकी कविताएं तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन उनके जीवन के विषय में जानने का बहुत कम अवसर मिलता है। और कवि सम्मेलन तो श्रोताओं एक ऐसी विधा है जिसमें कवि के हृदय में उठी हुई हूक उसके कंठ के माध्यम से हजारों श्रोताओं के मुंह से एक साथ आह और वाह निकलवा लेती है। जब एक साथ इतने सारे श्रोता तालियां बजाते हैं, आह करते हैं, वाह करते हैं, वंस मोर की ध्वनि होती है, तो कवि सम्मेलन में एक ऐसा समा बंधता है, एक ऐसा आनंद बिखरता है जो परमानंद से कहीं पर भी कम नहीं है। इसीलिए काव्य को परम आनंद का सहोदर कहा गया है। तो इसलिए आज हमारे बीच में मेरे सहयोगी, हमारे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी एक विशेष भूमिका इस कार्यक्रम में होगी। लेकिन मुख्य रूप से आज हमारे जो अतिथि कवि हैं वो हैं हमारे देश के बहुत बड़े रचनाकार, कवि, गजलकार, संपादक और न जाने कितनी भूमिकाओं में अपनी सेवाएं देने वाले आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी। मैं आदरणीय राही जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करती हूँ। वो भी हमारे समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राही जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जब से मैंने ये फेसबुक पे हम लोगों ने लिखा है कि इस बार श्री बाल स्वरूप राही जी आपके समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने जीवन में घटे हुए कवि सम्मेलनों के अंतर्गत जो किस्से हैं वो आपके साथ साझा करेंगे, तो इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं हम लोगों को मिली हैं, जिसका हमें पूर्वानुमान भी था कि राही जी आएंगे तो उस समय बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ और आदरणीय राही जी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत संक्षिप्त रूप में उनका परिचय मैं इसलिए देना चाहती हूँ। वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इतने वर्षों से कवि सम्मेलनों को और मुशायरों को समृद्ध करने वाले हमारे श्री बाल स्वरूप राही जी सचमुच में बाल स्वरूप ही हैं और इसी तरह से उनका व्यवहार है, बड़ों में बड़ों जैसा, छोटों में छोटों जैसा, सभी को आशीर्वाद और स्नेह की वर्षा करने वाले श्री बाल स्वरूप राही जी का जन्म 16 मई सन 1936 को तिमारपुर दिल्ली में हुआ, यानी महानगर में ही इनका जन्म हुआ, देश की राजधानी में। और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने ट्यूटर के रूप में सबसे पहली ज्वाइनिंग की। उसके बाद सरिता में अंशकालिक कार्य किया, साप्ताहिक हिंदुस्तान में ये सह संपादक रहे और प्रोब इंडिया इंग्लिश के ये परिकल्पनाकार और प्रथम संपादक रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के ये सचिव रहे हैं। इतने बड़े बड़े पदों को सुशोभित करने वाले और अपने जीवन में इतने उल्लेखनीय कार्य करने वाले आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी के बहुत सारे संग्रह प्रकाशित हैं। गीत संग्रह है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, राग विराग हिंदी का प्रथम ओपेरा है। और इनके हमारे लोकप्रिय गीतकार बाल स्वरूप राही, डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी ने ये संपादित किया था इनकी रचनाओं को। ये भी पुस्तक इनकी प्रकाशित है। राही को समझाए कौन गजल संग्रह है और बाल साहित्य में, बाल गीतों में तो राही जी का कोई जवाब नहीं है। मेरी बेटी ने भी बहुत सारी राही जी की कविताएं बोल बोल कर बहुत सारे पारितोषिक जीते हैं। तो ऐसे राही जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस बार से एक नई परंपरा हमने प्रारंभ की है। हरि जी ने, हमारे जो महासचिव हैं श्री हरि प्रकाश पांडे जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम लोग इस तरह से करते हैं कि हमारे जो सक्रिय श्रोता हैं
उन्हें भी प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें रेखांकित करने के लिए हम कुछ ना कुछ उन्हें रेखांकित करने के लिए एक सर्टिफिकेट दें। तो हमारी एक चयन समिति ने विशेष 10 श्रोताओं के नाम चयनित किए हैं। उनमें से 5 श्रोताओं के नाम ओम प्रकाश जी पहले बताएंगे और 5 श्रोताओं के नाम आप लोग जुड़े रहिएगा, आपका भी नाम उसमें हो सकता है। 5 श्रोताओं के नाम कार्यक्रम के अंत में यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ओम प्रकाश कल्याणी जी को कि वे आएं और नाम यहाँ पर घोषित करें। जी, सादर नमस्कार है आपको और आदरणीय बाल स्वरूप राही जी को भी प्रणाम, सादर नमन, और सभी श्रोताओं दर्शकों को भी नमन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है किस्से कवि सम्मेलनों के। तो आज इसमें एक नया ट्विस्ट है, जैसा कि आप सभी को पता है। अभी तक तो हम डॉक्टर कीर्ति काली जी के किस्से सुनते आए थे, लेकिन आज हम बाल स्वरूप राही जी, आदरणीय बाल स्वरूप राही जी इतने वरिष्ठ साहित्यकार, और कीर्ति जी ने उनका परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात छुड़ गई थी कि बाल साहित्य में जो उनको अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उनको उसके लिए भी बधाई। और अभी राही जी का एक संकलन भी आया है गजल का, तो उसके बारे में भी वो कविता सुनाएंगे। चलो फिर कभी सही जी, चलो फिर कभी सही। बहुत अच्छा संकलन है, आदरणीय राही जी से मुझे भी प्राप्त हुआ ये डाक के द्वारा, और बहुत अच्छी अच्छी गजलें उसमें हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा अनूठा कार्यक्रम है, और इसमें एक और अनूठी की कदम के रूप में, पहल के रूप में, जैसा कि अभी कीर्ति जी ने बताया, हम अपने 5 श्रोताओं का नाम अभी अनाउंस कर रहे हैं और 5 श्रोताओं का नाम अंत में अनाउंस करेंगे, जो कि हमारे सक्रिय श्रोता हैं, हमारे सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बहुत कमेंट्स भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सुन ही रहे हैं, वो बहुत सक्रियता से वो कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं उन 5 श्रोताओं के नाम अभी ले रहा हूं जिनको प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाएंगे। सबसे पहला नाम है आदरणीय साजन ग्वालियरी जी, बहुत वरिष्ठ हास्य कवि हैं और हमारे कार्यक्रम में बहुत का नाम इस कार्यक्रम के अंत में हम लोग घोषित करेंगे। ये तो सर सिर्फ एक छोटा सा क्या कहें, आप सब इतना साथ देते हैं, हमारा एक छोटा सा प्रयास है हमारा उसको रेखांकित करने का, आपके उस साथ को रेखांकित करने का। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, आप हमेशा हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। तो मैं आपके और किस्से के बीच में ज्यादा ना आते हुए आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काली जी, आप नाम एक बार और बोल दीजिए क्योंकि नाम नहीं। मैं नाम पुनः अनाउंस कर देता हूँ। पहला नाम है श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दूसरा नाम है आदरणीय साजन ग्वालियरी जी, आदरणीय हलचल हरियाणवी जी, आदरणीय पद्मकांत शर्मा जी और शुभ्रा सिंह जी। तो आप सभी बहुत सक्रियता से हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। तो अब हम आज के इस किस्से के बीच में और ना आते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काली जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कीर्ति काली जी। सभी सक्रिय श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को जितना आप शेयर करेंगे वो ये राही जी की बात और हम सब की बात उतनी अधिक लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि ये कवि सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष हो गए हैं कवि सम्मेलनों को होते हुए, और लगभग पिछले 55 या 60 वर्षों से राही जी स्वयं बताएंगे कब से हैं, राही जी कवि सम्मेलनों को समृद्ध करते रहे हैं। राही जी की ही कुछ पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय राही जी को आमंत्रित करती हूँ किस्से सुनाने के लिए। बहुत सारे किस्से इनके खजाने में हैं, इतने सालों का अनुभव है। तो आदरणीय राही जी ने लिखा है कि किस मुहूर्त में दिन निकलता है, किस मुहूर्त में दिन निकलता है, शाम तक सिर्फ हाथ मलता है, एक धागे का साथ देने को। इतनी बड़ी बात कह दी है कि किस मुहूर्त में दिन निकलता है, शाम तक सिर्फ हाथ मलता है, और एक धागे का साथ देने को मोम का रोम रोम जलता है। वाह 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 वाह, क्या बात। तो मोम की तरह से रोम रोम जलाकर एक मोमबत्ती को, एक धागे को
प्रज्वलित रखने का कार्य आदरणीय राही जी ने किया है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। कवि सम्मेलन के बहुत सारे किस्से हैं, कवि सम्मेलन की यात्राओं से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं और कवि सम्मेलन में कवियों के अंतर संबंधों को लेकर बहुत सारे किस्से हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राही जी को कि वे आए और अपने खजाने में से, अपनी पोटली में से कुछ किस्से निकाल कर हमारे श्रोताओं को और हमें भी सुनाएं। आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कीर्ति जी इतने लंबे समय से इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल आप ये जानते ही हैं कि मुद्रित शब्द की जगह, किताबों की जगह, पत्र पत्रिकाओं की जगह फेसबुक पर कविता बहुत छा गई है और फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। तो मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उसमें अपने भाइयों में हम 7 भाई थे, तो मैं सबसे छोटा था उनमें। तो हमारे भाई जो थे वो उर्दू की कविता से, उर्दू की शायरी से बहुत जुड़े हुए थे और वो बैतबाजी करते थे, जिसे आज हम अंताक्षरी कहते हैं ना, तो उर्दू में उसे बैतबाजी कहते थे। तो वो बैतबाजी करते थे और मैं बालक था, 5वीं 6वीं में पढ़ता हूँगा, तो मैं बैठ के अपने सुनता था। तो उसमें एक शेर, बहुत से शेर मुझे याद हुए, शायरी का शौक वहाँ से पैदा हुआ, बहुत से शेर याद हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा शेर मेरे दिमाग पर अंकित हुआ वो ये शेर था। शेर तो मैंने बहुत सारे सुने, तो सबसे ज्यादा शेर मुझे पसंद आया वो ये था, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर। सब खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। मतलब व्यक्ति को अपना प्रिय व्यक्ति जीवन में मिल जाता है तो उसके लिए मांगने को कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार कवि को जब अच्छे कवि सम्मेलन मिल जाते हैं तो उनके लिए भी मांगने को कुछ नहीं बचता। बिल्कुल। तो बचपन से मैंने शायरी शुरू की और कविताएं छपने भेजता था। मैं सरिता बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो वहां से जब कविता में भेजता था तो वहां से शुरुआती दौर में तो लौट आती थी वहां से कविता, और उस पर लिखा रहता था संपादक के अभिवादन व खेद सहित। अब आप सोचिए कि आप कविता लौटा रही हैं मेरी और कह रहे हैं कि संपादक का अभिवादन और खेद, तो खेद की स्थिति पैदा ही क्यों करते हो भाई, कविता स्वीकार कर लिया करो। तो ये लिख के वहां से आता था। तो मैंने भी जिद पकड़ ली और मैंने फिर एक कविता के साथ लिखकर भेजा कि मैं कविता भेज रहा हूँ और आपको स्वीकार करना हो तो स्वीकार कीजिए, खेद प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरी कविता, वो मेरी कविता स्वीकार हो गई। और वो कविता थी, उससे बस जरा सा पहले वहां से कवि सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। मैं जरा सा आपको वो पहले बता दूं कि जब बच्चा था तो थोड़ा गुस्सा भी आता था और मैं कविता लिख देता था। तो वो कविताएं मुझे बहुत सारी याद अब मुझे आ गई कि जैसे एक बार हम बच्चे थे तो हम सिनेमा देखते जाते थे, पिक्चर। तो स्कूल में मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, तो वो मना कर, पिताजी पक्ष में नहीं थे, वो जाने नहीं देते थे। तो हाँ, तो वो एक बार ऐसे नहीं जाने दिया, मैंने कमरे में बंद कर दिया और मैंने वहां पर ये कहा, सब मुझे ढूंढते हुए जब कमरे में आए तो वहां पर मैं बैठ के कुछ लिख रहा था। मेरे भाई ने मेरे हाथ से कागज छीन लिया और जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि लगा दो आग इस जग में, लगा दो आग दुनिया में, ये दुनिया है इसी काबिल। मुझे पिक्चर में जाने नहीं दिया गया तो मैंने कहा दुनिया में
आगे लगा लगा दो। तो बचपन में इस तरीके से और स्वाभिमान था। तभी बचपन में ये भी कहा था कि न मैं गा सकूंगा जमाने के स्वर में, न मैं गा सकूंगा जमाने के स्वर में, जमाना मेरे साथ गाए तो गाए। गाए, क्या बात ये है, जो वाह वाह। एक कवि वाली स्वाभिमान की ये बात थी, स्वाभिमान। मुझे शुरू से थी। तो जैसा बहुत कि मैं आपको बता रहा था कि वो एक कविता वहां पे स्वीकृत हो गई है, वो छपी जब सरिता में तो बड़ी लोकप्रिय हुई। मेरे बड़े भाई तिमारपुर में स्कूल में पढ़ाते थे, मैं तो छोटा ही था, बच्चा ही था, तब लड़का था, तो वहां वो पढ़ाते थे। तो उनके किसी सहयोगी ने पढ़ी होगी वो कविता, तो उन्होंने भाई साहब से कहा कि आपका लड़का आपका भाई छोटा इतनी अच्छी कविता लिखता है, आप उसे बुलाओ, हम स्कूल में कवि सम्मेलन करते हैं तो वहां उसमें पढ़वाते हैं। तो वो समझ लीजिए मेरा पहला कवि सम्मेलन था। तो ये वहां कौन सा जाके साल होगा? मैंने सन ये कौन तो सा बस होगा? हाँ, मतलब 36 में जैसे मैं पैदा हुआ ना, तो 14-15 साल बाद अच्छा। समझिए आप। जब 50 में समझ लीजिए, 50 से कवि सम्मेलन की शुरुआत हो गई। तो स्कूल में जब मैं गया तो वहां पर जो कविता छपी थी सरिता में वो मैंने पढ़ी। तो वो कविता ये थी, इस पर कुछ पंक्तियां याद हैं। न मैं गा सकूंगा जमाने के स्वर में, जमाना मेरे साथ गाए तो गाए, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने पहले लिखा था। तो वहां जो छपी वो ये थी कि जो सरिता में छपी थी कि वो, हाँ, कि इंसान को बनाते सभी आए हैवा को इंसान, मैं इंसान को इंसान बनाने चला हूँ। वाह। बनाते सभी आए हैवा को इंसान, मैं इंसान को इंसान बनाने चला हूँ, नई एक दुनिया बसाने चला हूँ। ये मैंने वहां पे कविता पढ़ी थी। अब बहुत सुंदर। आप अगले दिन की बात सुनिए। तो मैं अपने घर से बाजार जा रहा था, मेरे भाई साहब को जब साबन की जरूरत पड़ती थी तो वो मुझे बाजार भेजते थे। बाजार दूर बात था वहां से। तो उन्होंने मुझसे अगले दिन जब मैंने कविता पढ़ के आया तो मुझसे कहा कि जाके लिया साबन। तो मैं जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ती थी, उसमें दाईं तरफ भी मकान थे, उसमें बाईं तरफ भी मकान थे। तो मैं उस सड़क से जब गुजरा तो दाईं तरफ से एक लड़की निकली, उसने मुझे देखा और अचानक ही वो देख के वो बहुत ही उत्साहित हो गई। और सड़क के पार दूसरी तरफ मकानों में उसकी सहेलियां रहती थी, तो उसने अपने घर से आवाज लगाई कि विमला, कांता, जल्दी आओ, जल्दी आओ, धीरे से देखो कौन जा रहा है, लेकिन जल्दी छुप जाना, नहीं तो वो तुम्हें इंसान मारेगा। तो मैंने कहा था ना कि बनाते सभी आए हैवा को इंसान, मैं इंसान को इंसान बनाना चला हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि छुप जाओ, नहीं तो तुम्हें इंसान बना देगा। अभी तक आपको उनके नाम भी याद है सभी लड़कियों के? अब और लड़कियों से बात होगी, उनके नाम भी याद कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन आदमी अपने प्रशंसकों को, अपने साथियों को याद नहीं रखता। तो ये मेरा सबसे पहला कवि सम्मेलन से अनुभव हुआ कि सड़क पर मुझे ऐसे सुनाया गया। अब मैं आपको वो दूसरा संस्मरण सुनाता हूँ कि वो इस तरीके से कि ये यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ने लगा तो वहां पर मैंने कविताएं काफी लिखनी शुरू कर दी, प्रतियोगिताओं में भी जाता था और वो पुरस्कार भी मिलते थे। तो वहां पर फिर मैंने एक गीत मैंने सबसे शुरू में जो लिखा, जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ, एक आपको मजेदार बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था बालकृष्ण, तो वो भी कविता लिखने की कोशिश करता था। तो वो मेरी देख लिखता था।
वो गीत जब मैंने कहा तो मेरा मन हुआ कि ये गीत इसे दे दूं, इसके नाम से छपवा दूं, पर फिर मैंने सोचा, फिर गीत पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने उसके नाम से नहीं छपवाया। और मैंने उसे छपने के लिए समाज, एक पत्रिका उन दिनों में निकलती थी, महावीर अधिकारी उसके संपादक थे, और रामावतार त्यागी बहुत बड़े कवि उसके सह संपादक थे। वहां वो गीत मैंने भेजा, वो मेरा प्रथम प्रकाशित गीत है, वो मैं आपको मौका लगा तो सुनाऊंगा भी। तो दो वो पंक्तियां सुना दीजिए सर, 2 पंक्तियां हाँ, वो सुना दीजिए। 2 पंक्तियां शुरू में सुना दो, बाकी शुरू गीत में, हाँ। बाद में सुना दूंगा। कि कटीले शूल भी दुर्रा रहे हैं पाँव को मेरे, कटीले शूल भी दुर्रा रहे हैं पाँव को मेरे, कहीं तुम पंथ पर पलकें बिछाए तो नहीं बैठी। कटीले शूल भी दुर्रा रहे हैं पाँव को मेरे, कहीं तुम पंथ पर पलकें बिछाए तो नहीं बैठी। तो ये मेरा गीत छपा, तो वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मैं यूनिवर्सिटी में ये फंक्शन हुआ, और वहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ यूनिवर्सिटी में। तो मैं जब वहाँ पे पहुंचा, तो वहाँ मैंने यही गीत पढ़ा, कहीं तुम पंथ पर पलकें बिछाए तो नहीं बैठी। तो वो बड़ा पसंद किया, लोगों ने खूब तालियां बजी। तो उसके बाद जब मैं बाहर आने लगा, तो एक लड़की निकल के मेरे पास आई और मुझसे बोली राही जी, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं बच्चा ही तो था, मैंने कहा हाँ पूछिए संकोच की क्या बात है। तो उसने ये कहा कि क्या मैं आपकी प्रेरणा बन सकती हूँ। अरे मैं बालक कविता पढ़ के आया, बाहर निकला, मैं वहां से कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। बाहर आया, बाहर आके इस तरीके से बचपन में अनुभव होते रहे, मैं संकुचित होके बाहर आ गया। तो फिर वही इसी तरह का एक घटना और घटी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है यार, मॉरिस नगर पर। तो वहां पे कवि सम्मेलन बहुत होते, और उसमें इत्तेफाक से मैं बहुत ही लोकप्रिय था। वहां पे कवि सम्मेलन में मुझे बहुत बुलाते थे। तो वहां पे जाके मैंने एक बार क्या हुआ कि उस कवि सम्मेलन में हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मन्मथनाथ गुप्त और आजकल पत्रिका के संपादक प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ऐसे लोग उस कवि सम्मेलन में आए हुए थे। इत्तेफाक से मेरी कविता बहुत जम गई, लोग बहुत पसंद की गई कवि सम्मेलन में। तो मैं जब बाहर निकल के आया, तो लोग मैथिली चंद वो मन्मथनाथ गुप्त की तरफ नहीं गए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी की तरफ नहीं गए, वहां बेचारे अकेले खड़े थे। और मुझे छात्राओं ने घेर लिया, और एक टीचर भी थे वहां पे, प्राध्यापक, उन्होंने घेर लिया। तो मैं वहां खड़ा था, तो वहां पर उसमें एक टीचर भी वहां खड़े थे, बहुत प्यार करते थे। तो मुझे जॉन्टिस होके चुका था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि राही जी, आपकी आंखें थोड़ी पीली लग रही हैं, टीचर ने कहा। तो मैंने कहा कि सर वो ऐसा है, थोड़ा जॉन्डिस का असर हो गया था, उस वजह से पीली लग रही। तो वहां पर एक छात्रा खड़ी थी, तो उसने ये कहा कि कौन कहता है राही जी की आंखें पीली है, राही जी की आंखें तो कमल जैसी नीली है। ये कवि सम्मेलन में मुझे प्रतिक्रिया वहां पर सुनने को मिली, तो मैं बहुत ही संकुचित हुआ। तो मैंने बताया ना कि मैथिली चंद गुप्त और प्रयाग नारायण त्रिपाठी अलग खड़े थे बेचारे अकेले। तो मैं उस झुंड में से निकल के फिर उनके पास गया और खड़ा। तो मन्मथनाथ जी ने मुझसे क्या कहा, मन्मथनाथ जी ने कहा कि राही, ये जो तुम्हें घेर लेती हैं ना लड़कियां और इस तरह के कमेंट्स करती हैं, ये मत समझना कि तुम बहुत अच्छे कवि हो या बहुत बड़े कवि हो। इसलिए ऐसा ये है कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए लोग तुम्हें घेर लेते हैं। जब तुम हमारी उम्र में आओगे तब देखना कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये वस्तु स्थिति है। ये साबित हुआ ठीक कि जो उम्र बढ़ती गई तो
पूछना कम कर दिया लोगों ने। तो वो मनमथ नाथ जी ने ये बात वहां पे की थी। फिर मैंने बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाना शुरू, तो पहले कवि सम्मेलन में मुझे चिरंजीत लेके गए थे। चिरंजीत जी आप जानते, चिरंजीत बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने रेडियो में काम करते थे, उनके बहुत नाटक प्रसारित होते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। उनका एक गीत बड़ा मशहूर था, किसी की अधमुंदी पलकें मुझे सोने नहीं देती, किसी की अधमुंदी पलकें मुझे सोने नहीं देती, मुझे सोने नहीं देती, सुबह होने नहीं देती। तो ये चिरंजीत का बहुत ही मशहूर गीत था और मैं तो खैर बहुत ही पसंद करता था। तो दिल्ली के कवि सम्मेलनों में जाना मेरा शुरू हो गया था, लेकिन बाहर में नहीं गया था। तो जालंधर में एक कवि सम्मेलन हुआ, तो चिरंजीत ने मुझसे कहा कि राही जालंधर तुम चलो मेरे साथ, वहां पे कवि सम्मेलन है, दिनकर जी अध्यक्षता करेंगे और तुम चलो। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, पहला कवि सम्मेलन दिल्ली के बाहर मिल रहा है। तो मैं चिरंजीत जी के साथ वहां पे जालंधर गया। बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, दिनकर जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि लोग बहुत ध्यान से कविताएं नहीं सुन रहे थे, दिनकर जी भी थोड़े ऊब से रहे थे। बहुत भीड़ थी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है कवि सम्मेलन में, तो कविता उतने ध्यान से नहीं सुनी जाती जितनी सुनी जानी चाहिए। तो दिनकर जी बड़े इससे थोड़ा उकता रहे थे और परेशान हो रहे थे और कवियों को जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। तो चिरंजीत जी ने दिनकर जी से कहा कि चिरंजीत जी, ये बालक मैं साथ लेके आया हूँ, इसे भी जरा पढ़ने का मौका दे दीजिए। दिनकर जी ने कहा, जहाँ इतने बड़े बड़े कवि नहीं सुने जा रहे, उसमें ये बच्चा क्या करेगा, ये क्या सुनाएगा। तो चिरंजीत जी ने कहा, नहीं, दो चार पंक्तियां सुना लेने दीजिए इसे भी, कोई बात नहीं, अब आया है मेरे साथ तो ये। अच्छा, ये पता है ये उन्होंने क्यों कहा कि दो चार पंक्तियां इससे पढ़वा लीजिए? इस बारे कि अगर मैंने वो दो चार पंक्तियां भी ना पढ़ी होती तो मुझे पैसे कौन देता, पारिश्रमिक कौन देता। सही बात है, तो इसलिए चिरंजीत जी ने कहा कि भाई नहीं भाई, इससे जो है वो जरूर पढ़वा लो वहां पे। तो दिनकर जी ने कहा अच्छा। कहने लगा, इस कवि सम्मेलन में एक बालक भी आया हुआ है, वो दो चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहता है, आप सुन लीजिए उसे। तो मैं आया, तो मैंने कहा भाइयों, मैं शुरू में एक मुक्तक आपको सुनाऊंगा, रुबाई सुनाऊंगा, आपको पसंद आ गई तो आगे कुछ थोड़ा सा सुना दूंगा, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं। तो वो मुक्तक जो मैंने सुनाया वहां पर, मतलब दिल्ली के बाहर के कवि सम्मेलन में, वो पहली कविता थी जो मैंने लोगों के सामने पढ़ी। वो मुक्तक था, वो ये था कि यूं तो नहीं कि मुझको कोई और काम था, यूं तो नहीं कि ये तो नहीं कि मुझको कोई और काम था, ये भी नहीं कि मेरा इरादा बदल गया, इतना तेरे ख्याल में खोया हुआ था मैं कि तेरे ही घर के सामने होकर निकल गया। क्या बात तो है, वाह, तेरे ही घर के सामने होकर निकल गया। बहुत ये तो नहीं कि मुझको कोई और काम था और ये भी नहीं कि मेरा इरादा बदल गया, इतना तेरे ख्याल में खोया हुआ था मैं कि तेरे ही घर के सामने होकर निकल गया। दिनकर जी ने कहा, इतनी मेरा सौभाग्य, इतनी तालियां बजी, इतने लोग खुश हुए। तो वहां से जनता ने शुरू में, पढ़ने दीजिए इस बालक को, पढ़ने दीजिए, आगे चलाइए आगे चलाइए। तो मुझे और भी आगे पढ़ने का मौका मिला। तो मेरा पहला दिल्ली के बाहर का कवि सम्मेलन था और उसमें अनुभव जो है सुखद ही रहा। उसके बाद बहुत ज्यादा कवि सम्मेलनों में तो मैं नहीं गया, क्योंकि सब साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादक था, समय नहीं मिलता था और भी दूसरे पदों पर रहा, वहां भी बिजी रहा। लेकिन काफी कवि सम्मेलनों में गया और कवि सम्मेलन के उस दौर के जो सबसे
बड़े कवि थे और सबसे लोकप्रिय कवि थे, तो उनमें नीरज जी थे, देवराज दिनेश, रामावतार त्यागी, रमानाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र, मुकुट बिहारी सरोज, रामानंद जोशी, ये लोग मुख्य रूप छाए हुए थे कवि सम्मेलनों पर। और ये सब मेरे मित्र थे, तो मुझसे ये कहते थे कि कवि सम्मेलन में जाना है, तो गए थे कई कवि सम्मेलनों में गया, तो एक कवि सम्मेलन का मुझे जो है वो प्रसंग याद आता है। नीरज जी में एक विशेषता थी, वो ये थी कि लोग तो ये कहते हैं कि कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वो पीने के लिए बैठ जाते थे। मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने अक्सर ये देखा कि जब समाप्त हो जाता था कवि सम्मेलन, तो वो कवियों से ही कहते थे कि भाई मैंने एक कविता कल लिखी है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। अब कविता तो कवि सम्मेलन के बाद, हाँ, कवि सम्मेलन के बाद। अच्छा, तो ऐसा ही एक बार कवि सम्मेलन के बाद हुआ और हम बाहर निकले, तो वो नीरज जी ने, वही देवराज दिनेश साथ थे, राम अवतार त्यागी साथ थे, तो ट्रेन पकड़नी थी, प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, नीरज जी साथ थे। तो नीरज जी ने कहा, दिनेश राही, मैंने परसों एक कविता लिखी है, मैं वो तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अरे कवि सम्मेलन में से तो होके आए, कविता अब फिर कहाँ से खड़े हो गए, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, कविता कहाँ सुने। दिनेश जी ने बता, सोचिए क्या किया, दिनेश जी ने कुली को बुलाया, कुली इधर कहते हैं 1 घंटे के तुम कितने रुपए लेते हो? कहेंगे 1 घंटे तक रोकेंगे, आप काम करेंगे, 2 रुपए दे देना, चलो। तो दिनेश जी ने कहा कि ऐसा करो, एक कुली को और बुला लो और 2 घंटे के लिए यहाँ बैठ जाओ। और फिर नीरज जी से कहा कि ये आपके श्रोता मौजूद है, इन्हें कविताएं सुना दी। 2 घंटे का पेमेंट हमने कर दिया, आप इन्हें कविताएं सुना लीजिए। तो ये इस तरह के मजाक बहुत चला करते थे आपस में। और राही जी एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पहले के कवियों में आपस के संबंध किस तरह से थे, क्योंकि बहुत समय हो गया। देखो, समय कवियों के संबंध कैसे थे? हाँ, देखो मैं एक ही वाक्य में बता दूं कि पहले के कवियों में इतनी प्रतियोगिता होती थी ना, आखिर मंच पर कोई जमता था, कोई कम जमता था, कोई ज्यादा, तो आपस में मतभेद वो भी हो सकता था ना, भेदभाव भी इतनी वो होती थी। लेकिन मैं बता दूं, मैंने कभी किसी कवि के मुख से दूसरे कवि की निंदा नहीं। इतना अपार प्रेम कवियों में आपस में होता था कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं, प्रतियोगिता नहीं। हाँ, एक किस्सा मुझे याद है जो मेरे साथ घटित हुआ कि मैं जो पढ़ता था कविता, अभी जैसे मैंने सुनाया, रुबाई मैंने सुनाई, तो फिर मैं मुक्त छंद सुनाया करता था वहां पे। अजंता की कलाकृतियों के नाम बहुत मेरी, मिश्र के जन्म पर ये कविता है मेरी बहुत लोकप्रिय। और फिर मेरी एक कविता बहुत ही लोकप्रिय हुई थी कि जब किसी बाग पर पड़ती है बिजलियों की नजर, जब किसी फूल के रुख पर मलाल आता है, तो जी ये होता है कि दुनिया से बगावत कर दूं, पर तेरे हाथ की चूड़ी का ख्याल आता है। तो क्या बात है, वाह वाह। मैं दहकते हुए अंगार से भयभीत नहीं, पर तेरी मांग के सिंदूर से डर लगता है। इतना कमजोर बना मेरे दिल को तीर का ठहरा हुआ नीर भंवर लगता है। और उसमें फिर एक पंक्तियां आती थी कि भूख के धान उगे, दर्द की सरसों फूले, क्या इसी वास्ते आंसू से धरा सींची थी, और ऐ मेरी कौम के हमदर्द बता दो इतना, क्या नए देश की तस्वीर यही खींची थी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही लोकप्रिय
पंक्तियां ये लंबी कविता थी, लेकिन लोगों को याद थी, बहुत पसंद की गई है। मतलब मुक्त छंद की उर्दू के शब्दों का प्रयोग करती हुई कविताएं, ये सब मैंने लिखती थी। तो जो शुद्ध हिंदी के गीतकार थे, कवि थे, उन्हें तो ये प्रॉब्लम भी होती। एक दिन क्या हुआ, मैं कीर्ति क्या बताऊं, कि वो कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो सब लोग निकल के आए। तो प्राय ये परंपरा थी, जब कवि सम्मेलन समाप्त हो जाता था तो कवि बैठते थे और बैठ के अपनी कविताएं और कापी भी नहीं संभालते थे। हालांकि कापी उनके पास होती कहाँ थी, जबान ही आती। खैर, मतलब ये होता था कि थोड़ा बहुत पीने पिलाने का दौर चलता था। तो वहां पे एक कवि सम्मेलन में आए, बहुत सारे कवि थे, बहुत बड़े बड़े कवि थे, सब रमानाथ, रामावतार त्यागी, देवराज दिनेश वगैरह। तो वो आके अपने बैठे। अच्छा, मैं जो है उस दौर में शामिल हो नहीं पाता था, बाल स्वरूप नाम है ना, तो मैं बच्चा था, तो मैं उस दौर में शामिल नहीं हो पाता था। तो मैं हाथ वाथ धो के आया, तो मैंने क्या सुना, मैंने ये सुना कि वहाँ रमानाथ कह रहे थे कि ये राही जी वातावरण को दूसरा रंग दे देते हैं और वो बना देते हैं। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, कैसे रंग दे देते हैं ये मैंने आपको बताया ना। कुछ उर्दूनुमा चीजें पढ़ती, कुछ छंद, मुक्त छंद की चीजें। गीत तो मैं ज्यादा गाना नहीं आता, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था। तो ये रमानाथ अवस्थी कह रहे थे, कवि सम्मेलन में ऐसा भी होता था। तो मैंने वहां जाके क्या किया, मैं पीता बीता नहीं, फिर भी मैंने वहां जाके कहा कि एक गिलास आज मेरा भी बना के दीजिए। तो मैंने गिलास बनवाया और मैंने वो गिलास हाथ में लेके कहा कि रमानाथ जी, अगर आपको ये लगता है कि मैं कवि सम्मेलनों का वातावरण बिगाड़ देता हूँ, तो ये आप यहाँ पे कहिए, मेरे हाथ में गिलास है, मैं दोबारा किसी कवि सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। ये देखिए, हाला को हाथ में लेके शपथ लिया आपने। लोग गंगा जल लेकर शपथ लेते हैं। हाँ, तो ये मैंने वहां पर कहा, तो हालांकि बात टल गई। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, वो बात नहीं है, आप आइए बैठिए आराम से, ऐसा कुछ नहीं, वो बात टल गई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर फर्ज कीजिए रमानाथ जी ने कह दिया होता कि हाँ आप कवि सम्मेलन का वातावरण बिगाड़ देते हो, तो मैं क्या करता। फिर आज कीर्ति मुझे बुलाती ही नहीं है फंक्शन सचवंत सुनाने के लिए। तो खैर, सचवंत एक और काफी समय हो गया क्या? नहीं, एक और सुना दीजिए, सुनाइए, आज तो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, नहीं, एक सचवंत और सुनाने मजेदार, सुनाने लायक है। अभी जैसे इसने कीर्ति ने यहाँ पे एक गजल पढ़ी, तो उसमें एक शेर ये भी आता है उस गजल में कि दोस्तों ने जिसे डुबाया हो, दोस्तों ने जिसे डुबाया हो, वो जरा देर में संभलता है। दोस्तों ने जिसे डुबाया हो, वो जरा देर में संभलता है। ये मैंने गजल, उसमें दूरदर्शन पे बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा था, बसंत साठे कुमुद बहन जोशी भी आई थी, तो ये सब लोग थे वहां पे। तो उन्हें ये गजल बहुत पसंद आई, और वो जैसा कि ये है कि एक धागे का साथ देने को मोम का रोम मोम जलता है, शेर खास तौर पे पसंद किया गया। तो फिर जब 25-30 कवि थे पढ़ने वाले, तो उसे इंटरवल करना पड़ा आधे। तो जब इंटरवल हुआ, हम बाहर निकले तो नीरज जी मेरे साथ थे। तो नीरज जी ने कहा राही तुमने आज बहुत अच्छी गजल पढ़ी, और उसमें लेकिन एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा नीरज जी आप मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई के समान हैं, आप जरूर सुझाव दीजिए। कहने लगे वो तुम्हारा एक शेर आता, पढ़ाना तुमने आज, कि दोस्तों ने जिसे डुबाया हो, वो जरा देर में संभलता है। कहे इसे थोड़ा सा बदल दो। मैंने कहा बताइए। तो नीरज जी ने कहा इसे ऐसे कर दो, दोस्तों ने जिसे पिलाई हो, वो जरा देर में संभलता है।
वाह 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 वाह। उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि शेर बदल लो, दोस्तों ने जिसे पिलाई हो वो जरा देर में संभलता है। मैंने कहा नीरज जी मैं क्या करूं, दोस्तों ने मुझे पिलाई ही नहीं। लाई नहीं। तो मैं ऐसी ये हंसी शेर- मजाक होती थी आपस में, वाह। हाँ, दोस्तों में कवि सम्मेलनों में बहुत अच्छे अच्छे मजाक होते थे, और मुझे कोई भी ऐसा कवि सम्मेलन याद नहीं रहा जिनमें द्वेष हुआ हो या कवियों में मतभेद हुआ हो या कहा सुनी हुई हो। सब लोग प्यार से बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे, और आज भी बहुत अधिक कवि सम्मेलनों में तो मैं नहीं जा पाता आज, लेकिन तब भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वही वातावरण चल रहा होगा और लोग जितने उत्साह से सुनते हैं उससे कवियों को भी प्रसन्नता होती है। बहुत अच्छे काफी अच्छे समय- संस्मरण, बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्मरण आपने सुनाए। और मुझे तो लगता है कि 1950 में जब आपने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा एक बाल कवि के रूप में, और लड़कियों ने जो कहा कि ये इंसान को इंसान बनाने वाला कवि जा रहा है, तो वहां से प्रारंभ होकर अभी तक लगभग 70 वर्ष आपको कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए हो गए, और आपने पूरा एक चित्र यहाँ पर उपस्थित कर दिया। कवियों में कैसे संबंध थे, कवियों के बीच में किस तरह से हंसी मजाक होती थी, प्रतिस्पर्धा भी होती थी, लेकिन आत्मीयता भी बहुत अधिक थी। तो वास्तव में मैं तो उसी समय में चली गई जिस समय आपने ये कवि सम्मेलन करने प्रारंभ किए होंगे। तो लेकिन एक बहुत बड़ा अंतराल हो गया इस बीच में, बहुत सारी चीजें बदल भी गई, लेकिन वो पहले की चीजें, चूंकि ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो वो पहले की चीजें याद करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोगों के नाम आपने लिए, देवराज दिनेश जी, रामावतार त्यागी जी, रमानाथ अवस्थी जी, पंडित वीरेंद्र मिश्र जी, इतने बड़े बड़े कवि, और आप स्वयं वहां पर उपस्थित थे उन सारे कवि सम्मेलनों में। तो एक हमारे सामने एक बिंब बन गया, एक चित्र बन गया कि किस तरह के कवि सम्मेलन होते होंगे। अब मैं ओम प्रकाश जी से आग्रह करती हूँ कि वो 5 श्रोताओं के जो सक्रिय श्रोता हैं उनके नाम भी यहाँ घोषित कर दें। उसके बाद हम राही जी से कुछ उनकी कविताएं सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आग्रह हमारे सामने आ रहे हैं, और जो श्रोता यहाँ उपस्थित हैं उनके नाम भी ओम प्रकाश जी ले दें जल्दी जल्दी से। तो पहले मैं जो जो इस समय पटल पर उपस्थित रहे आज के, उनके मैं नाम ले देता हूँ। आदरणीय साजन ग्वालियरी जी, विनय सक्सेना जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्याणी झा जी, राज दादा राज जी, विपिन वत्सल शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, प्रेम बिहारी मिश्र जी, डॉक्टर प्रमिला भारती जी, मनु श्वेता जी, एस कुमार चनपुरिया जी, हीरो वधवानी जी, मोहन लाल मालवीय जी, कर्मेश सिन्हा जी, अंजनी कुमार दुबे जी, श्वेता मिश्रा जी, संजय गिरी जी, श्रीकांत काले जी का भी नाम आ रहा है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और नूतन कपूर जी, शिवान सरल जी, मनोज कुमार जी, मधु मेहता जी, अजय अज्ञात जी, नेत्राम भारती जी, शुभदा वाजपेयी जी, नम्रता जी, सुनीता पूनिया जी। तो इन सभी श्रोताओं का मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सभी लोग दे रहे हैं। तो काफ़ी कमेंट्स का मैंने उत्तर देने का प्रयास भी किया है। तो आप सभी इसी प्रकार हमारे मंच के साथ स्नेह बनाकर रखिए। आपका बहुत आभार और धन्यवाद। किसी का नाम छुड़ गया हो तो क्षमा प्रार्थी है, कोशिश तो करिए मैंने सभी का नाम नोट करने की। तो डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी भी हैं जी, डॉक्टर पुष्पलता शर्मा जी भी हैं जी, अभी तो मधु मेहता जी भी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सक्सेना जी भी हैं, सरोज शर्मा जी, रागिनी प्रकाश जी भी सुन रही हैं। हाँ, रागिनी प्रकाश जी भी सुन रही हैं, हरि प्रकाश जी और मंजुल उर्मिलेश जी भी। मंजुल उर्मिलेश जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर उर्मिलेश जी की श्रीमती जी हैं मंजुल उर्मिलेश जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। इतने सारे लोग हमारे पटल से जुड़े हुए हैं। राही जी देखिए, ये आपका प्रताप है, इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, कवि को और क्या चाहिए, उस श्रोता मिल जाए, और क्या चाहिए। मैं बाकी 5 लोगों के नाम अनाउंस कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप 5 लोगों के नाम। जिन 5 सक्रिय श्रोताओं को और
हमारी ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा मंच की ओर से, वे हैं 5 का नाम मैं शुरू में अनाउंस कर चुका हूँ। बाकी 5 हैं आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी, दमयंती शर्मा जी, राजपाल यादव जी, कल्याणी झा जी और रजनी मुंदड़ा जी। तो आप सभी को बहुत बधाई, और इसी प्रकार आप सभी का सहयोग हमारे मंच को मिलता रहे। तो आपसे यही हमारे आप सभी को बहुत बधाई एक बार पुनः। तो सर बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनाए, अभी कीर्ति जी आपको आगे बुलाएंगी। मेरा एक बस ये प्रश्न था कि उस समय के जो किस्से तो आपने सुनाए, उस समय और आज के जो कवि सम्मेलन होते हैं तो उसमें आपको क्या अंतर लगता है, और नए कवियों के लिए आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा जो आपको लगता है कि उनको सुधार करना चाहिए या जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए, संक्षेप में? नहीं, बहुत सूक्ष्म रूप में मैं बात कहूँ कि मतलब पहले दौर में जो थे वो कवि इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी रचनाओं में पूरी साहित्यिकता हो, कोई संदेश हो। अब जो हाथ से कवि होते थे वो भी बहुत ही ध्यान रखते थे। बेधड़क बनारसी थे, बेढब बनारसी थे, इन लोगों की कविताएं बहुत अच्छी रहती थी। और नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथरी मुड़ गया था। ये बहुत ही इनका लोकप्रिय गीत था। मेरा मतलब है जो साहित्यिक महत्व के गीत होते थे और बड़े साहित्यकार होते थे वो कवि सम्मेलनों में से जुड़े रहते थे। अब क्योंकि थोड़ा सा सुनने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और वातावरण थोड़ा बदल गया है, तो इसलिए उतनी गंभीरता तो नहीं होती कवि सम्मेलनों में जो पहले होती थी, और लोकप्रिय रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है साहित्य के बजाय। किंतु फिर भी कविता तो सुनने सुनाने की चीज है, और सुनाने वाले शौक से सुनाते हैं, सुनने वाले मस्त होके सुनते हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि सुनने वाले आज भी बहुत शौक से सुनते हैं और सुनाने वाले भी बड़े मस्त होकर सुनाते हैं। आप भी जब भी सुनाते हैं मैंने देखा है पूरे आनंद के साथ आप काव्य पाठ करते हैं, पूरा डूब के, और एक भी श्रोता को उबने नहीं देते। आप ऐसा डूबते हैं काव्य पाठ में कि एक भी श्रोता को उबने नहीं देते। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपनी 1-2 रचनाएं यहाँ पर हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। और मैं 1-2 श्रोताओं के नाम ले लेना चाहता हूँ आखिर में। अर्चना कापरान जी और कवि राधेश्याम जांगीड़ जी हैं हमारे साथ, हार्दिक स्वागत है। और हमारी बहुत ही सक्रिय सदस्य डॉक्टर देविंदर कौर जी भी हैं, उनका नाम असल में नहीं आ रहा है लेकिन उन्होंने नीचे कमेंट लिखा है। तो डॉक्टर देविंदर कौर जी आपका भी हार्दिक स्वागत है, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत मंच की ओर से, और हार्दिक आभार। जी राही जी, आपकी रचनाएं सुनने के लिए मैं एक गीत सुना देता हूँ आपको और एक गजल। जी स्वागत। अच्छा, गीत वो गीत सुनाता हूँ जिसका जिक्र मैंने किया कि सबसे पहले शुरू में ये छपा था और बहुत वो लोकप्रिय हुआ था। तो वो मेरा गीत, पहला गीत जो लोकप्रिय हुआ, समाज में छपा था। वो गीत इस तरह है कि कटीले शूल भी दुर्रा रहे हैं पाँव को मेरे, कहीं तुम पंथ पर पलके बिछाई तो नहीं बैठे। ये देखिए, हवाओं में न जाने आज क्यों कुछ कुछ नमीसी है। और ये गजल मैंने इसके भी खास तौर से चुनी कि आज वाकई हवाओं में कुछ कुछ नमीसी है। खास तौर पे वर्षा का वातावरण है, मैंने कहा चलो भीगी हुई हवाओं में एक भीगी हुई कविता पढ़ता हूँ। जी स्वागत। हवाओं में न जाने आज क्यों कुछ कुछ नमीसी है, डगर की उष्णता में भी न जाने क्यों कमीसी है, और गगन पर पतलियां लहरा रही हैं शाम आंचल सी,
गगन पर बदलियां लहरा रही हैं, श्याम आंचल सी, कहीं तुम नयन में सावन छिपाए तो तो नहीं नहीं बैठी। बैठे। वाह वाह, वाह बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं वाह, तुम नयन में सावन छिपाए तो छिपाए तो नहीं नहीं बैठी, कहीं तुम पंथ पर पलकें बिछाए तो नहीं बैठी। अमावस की दुल्हन सोई हुई है, अवन से लगकर, अवनी धरा जमीन, धरा। अमावस की दुल्हन सोई हुई है, अवन से लगकर धरती। न जाने तारिकाएं बाट किसकी जो होती जगकर, हाँ, न हाँ, जाने अच्छा, तारिकाएं बाट किसकी जो होती जगकर। जगकर। गहन तम है डगर मेरी मगर फिर भी चमकती है। हाँ, हाँ। गहन वाह। तम है डगर मेरी मगर फिर भी चमकती है, कहीं तुम द्वार पर दीपक जलाए तो जलाए नहीं, तो नहीं बैठे। वाह वाह कहीं वाह, तुम द्वार पर दीपक जलाए तो नहीं नहीं बैठी। बैठे। हुई कुछ बात ऐसी फूल भी फीके पड़े जाते, हाँ, हाँ। सितारे भी चमक पर आज तो अपनी न इतराते। बहुत शर्मा रहा है बदलियों की ओट में चंदा, बहुत शर्मा रहा है, बहुत शर्मा रहा है बदलियों की ओट में चंदा, कहीं तुम आंख में काजल लगाए तो नहीं बैठे। वाह वाह वाह। बहुत कटीले अच्छा, चूर भी दुल्हा रहे हैं। तो ये गीत थोड़ा लोकप्रिय हो गया था। बहुत बढ़िया। पढ़ो और बहुत ही श्रेष्ठ और मादक गीत है ये। बहुत बढ़िया। अब ये जो वो सबसे पहला छपा गीत आपको मैंने सुनाया, और फिर सबसे ताजी छपी किताब में से ये अभी मेरी गजलों की एक किताब छप के आई है। सर इससे पहले एक जी, इससे पहले जो आपका सबसे मशहूर शेर है, हम पर हाँ। दुख का पर्वत टूटा, वो तो आपने सुनाया ही नहीं। उसके बिना तो बात खत्म नहीं होती है। जी जी चल, हाँ वो वाला एक जरूर। शेर है जो बहुत ज्यादा मुझे बहुत पसंद प्रिय है किया वो वाला। जाता है। कोट होता है कि हम पर, अब जब लिखा हमने तो कविता पीड़ा में से निकल के आती है, संघर्षों में से निकल के आती है, उछल कूद में से निकल के तो आती नहीं। तो मुझे जीवन में क्योंकि बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब मुझे कविता की प्राप्त हुई। तो मैंने एक गजल लिखी थी जो लोगों ने पसंद की कि हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने दो चार कहे, हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत तो बढ़िया। ये शेर मेरे मन में आया। शेर वही है शेर जो राही लिखे खून या आंसू से, शेर वही है शेर जो राही लिखे खून या आंसू से, बाकी तो सब अल्लम गल्लम कहे मगर बेकार कहे। पर्वत टूटा तब हम बहुत बढ़िया। तो ये बहुत धन्यवाद सर, बहुत किया कुछ लोगों ने। तो क्या है थोड़ा सा समय एक गजल पढ़ने का, या फिर बिल्कुल कभी समय। से नहीं, आपके पास समय है, और आप चाहें तो ये वो भी सुना सकते हैं, ये महके जिस्म बहके दिल, बड़ी रंगत के दिन बड़ी आए, राहत वो भी के दिन अच्छा। आए। हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए, ऐसे कुछ है ना सर की? हाँ हाँ बिल्कुल। वो भी सुनाइए सर। पानी पी लीजिए थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, फिर अब लोग ये कहेंगे कि राही जी ने पानी मांग लिया। नहीं आपका ऐसा ही उत्साह बना रहे, आपकी प्रफुल्लता ऐसी ही बनी रहे, बल्कि और अधिक बढ़े दिन प्रतिदिन। इसमें हाँ वो महके जिस्म बहके दिल, बड़ी रंगत के। हाँ मिल गया। हाँ, और ये पुष्पा जी बैठी हुई हैं पास, उनके सामने ये
गीत पढ़ रहा हूँ। उन्हीं को और समर्पित कर दिया। मैंने बहुत से गीत उन पर लिखे। जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं घर की खिड़की से झांकता रहता था और ये वहां से गुजरती थी तो मैं देखता था इन्हें जाते हुए। पीएचडी कर रही थी जी, तब ये। स्वागत है, स्वागत। तो वो मैंने एक शेर कहा था इन पे भी। जी एक बार मैं बैठा था, ये आई नहीं तो मैंने शेर कहा कि इस तरफ से बाहर गुजरी तो हाँ। किंतु इस बार घर नहीं आई। इस तरफ से बाहर गुजरी तो किंतु इस बार, सुनो क्या पानी मंगाई, इस बार घर नहीं आई। तो ये अच्छा, सुनिए। तो जब बाहर घर आ गई आपके, उसके बाद भी लिखे उनके ऊपर या नहीं लिखे? हाँ नहीं, अब भी लिखे कि आप ये समझिए कि अब भी जब मैं परेशान होता हूँ तो बहुत संभालती हैं और बहुत सहारा देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी कविता की प्रशंसा करके मुझे प्रोत्साहित करती है। बहुत बढ़िया। नहीं, वास्तव में पुष्पा जी है ही ऐसी कि आप दोनों को जब भी मैं देखती हूँ तो इतना अधिक उत्साह मिलता है कि देखिए, पति पत्नी में इतना प्रेम, इतना अगाध स्नेह, इतना आदर आप एक दूसरे का करते हैं। ये वास्तव में एक उदाहरण है लोगों के सामने। समान धर्मा हो गए ना, ये भी कविता लिखती है, मैं भी लिखता हूँ, तो कोई उसमें गुंजाइश नहीं रही। अब तो आपको मिल गई क्या वो महके जिस्म वाली? हाँ मुझे मिल गई तो सुना दीजिए। हाँ, कि ये महके जिस्म बहके दिल बड़ी रंगत के दिन आए। ये महके जिस्म बहके दिल बड़ी रंगत के दिन आए। हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए। ये महके जिस्म बहके दिल बड़ी रंगत के दिन आए। हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए। किसी महफिल, किसी जलवे, किसी बुत से नहीं नाता। किसी महफिल, किसी जलवे, किसी बुत से नहीं नाता। पड़े हैं एक कोने में अजब फुर्सत के दिन आए। पड़े हैं एक कोने में अजब फुर्सत के दिन आए। हमें परहेज की बारीकियां समझाई जाती हैं। हमें परहेज की बारीकियां समझाई जाती हैं कि जब रंगीन शामों में खुली दावत के दिन आए। हमें परहेज की बारीकियां समझाई जाती हैं। हमारे वक्त में तो कैद थी तन्हाइयों पर भी। हमारे वक्त में तो कैद थी तन्हाइयों पर भी। अगर किसी कमरे में भी कोई लड़का किसी लड़की से मिल लेता था तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता था। हमारे वक्त में तो कैद थी तन्हाइयों पर भी, मगर अब तो सरे बाजार हर जुर्रत के दिन आए। मगर अब तो सरे बाजार हर जुर्रत के दिन आए। हमारा कनखियों से देखना भी नामुनासिब है। हमारा कनखियों से देखना भी नामुनासिब है। हमारे वास्ते तो बेवजह तोहमत के दिन आए। ये क्या किस्सा है जब अरमान दुनिया के निकलते हैं। ये क्या किस्सा है जब अरमान दुनिया के निकलते हैं। हमारे वास्ते ही किस लिए हसरत के दिन आए। बुजुर्गों में हमारा नाम भी शामिल हुआ शायद। बुजुर्गों में हमारा नाम भी शामिल हुआ शायद। बड़ी बदनामियों के साथ ये शौहरत के दिन आए। ये बुजुर्ग होना यही सबसे बड़ी बदनामी है। लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया वो तो बुजुर्ग होना सबसे बड़ी बदनामी है। तो बुजुर्गों में हमारा नाम भी शामिल हुआ शायद। बड़ी बदनामियों के साथ ये शौहरत के दिन आए। और खुले गेसू, खुले कंधे,
खुली बाहें, खिले चेहरे, समंदर की हवा सी बेझिझक चाहत के दिन आए। दिन आए, वाह वाह। आजकल कोई प्रतिबंध नहीं है, मुक्त भाव से सब घूमते हैं। चलो अब समस्या ये आई तो फिर हल्का निकालें, तो हमने कहा कि चलो राही पुराने दोस्तों के पास हो आए। हाँ, और क्या हल हो सकता था। चलो राही पुराने दोस्तों के पास हो आए, तसल्ली दिल की कुछ तो हो, बड़ी आफत के दिन आए। दिन आए। ये महके जिस्म बहके दिल, बड़ी वाह, वाह। रंगत के दिन आए। हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कविता है, और मैं हाँ। कई बार मैंने कई मौकों पे सुनाई भी है ये वाली कविता, मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी अब लगती ये है। हालांकि हमारे दिन अभी वो वाले नहीं आए हैं लेकिन फिर भी एक अच्छी रचना। ये जी। इसका कवर जो है वो मेरी डॉटर इन लॉ ने बनाया है, पूनम भटनागर। जी। बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छा कवर है। लोगों ने कहा, और नाम मैंने रखा इसका चलो फिर कभी सही। जी तो वो एक मंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने गिनाए कि ये काम हमने किया, वो काम हमने किया, फिर उन्होंने गिनाए कि कुछ काम छूट गए, तो कहने लगे चलो फिर कभी सही। तो मैंने वहां ये गजल पढ़ी थी, तो उसका जी। आपने रदीफ बनाया उसको फिर। ये स्वागत है राही जी। तो चलो फिर कभी सही। जी। हार्दिक तो स्वागत। आप जैसे श्रोता मिल जाएं सुनने को, तो किताब छोड़ने को दिल नहीं करता, सुनाने को दिल करता है, अन्यथा बहुत सारे सुनाने लोग को सुन तो रहे दिल हैं। नहीं अभी भी करता। हमारे सामने जब प्रेम बिहारी मिश्रा प्रेम- जी हैं, शिवांश सरल जी हैं, मनोज कुमार सक्सेना जी हैं, पुष्पलता भट्ट जी हैं, सरोज शर्मा जी हैं, विनय कुमार सक्सेना जी हैं, और मधु मेहता जी हैं, छाया त्यागी जी हैं, और भी तमाम सारे श्रोता बहुत पसंद कर रहे हैं आपकी कविताओं को भी, आपकी बातचीत को भी। मैं तो ये एक चलो दो फिर कभी सही। एक दो कमेंट पढ़ देता हूँ सर के लिए जो अच्छे अच्छे आए हैं। जी। मधु मेहता जी ने लिखा है, नहीं सर आप बहुत ही जिंदा दिल हैं और ऐसे ही बने रहिए, और आप हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। और विनय सक्सेना जी लिख रहे हैं, ऑफलाइन होता ये कार्यक्रम तो मैं राही जी के ऑटोग्राफ लेकर ही घर जाता। तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। नहीं, तो प्रोग्राम ऐसा है कि इसे जाहिर है काव्य प्रेमी ही सुन जी। रही है, सामान्य लोगों का जोर तो है, लेकिन काव्य के अभिशंसा करने वाले बहुत हैं। जी चलिए, बाकी फिर कभी बोलिए। आपकी कविता है। स्वागत। बस जी, ये जी। गजल सुना देता हूँ जी स्वागत। कि पूरी न हुई बात चलो फिर कभी फिर सही। कभी सही। पूरी न हुई बात चलो फिर कभी सही, छोटी थी मुलाकात चलो फिर चलो। कभी सही। हाँ, पूरी न हुई बात चलो फिर कभी सही, छोटी थी मुलाकात चलो फिर कभी सही। इस हफ्ते का वादा था, मगर हफ्ते में दिन तो इस हफ्ते का वादा था, मगर हफ्ते में दिन तो होते हैं फकत साथ चलो फिर कभी सही। सुभान अगर अल्लाह। 10 बहुत बढ़िया। अब 20-30 दिन होते हफ्ते में तो शायद वादा पूरा कर लेते वो, लेकिन इस हफ्ते का वादा था, मगर हफ्ते में दिन तो होते हैं फकत साथ चलो फिर कभी सही। दे पाया कब जवाब जमाने की चिरह का, दे पाया कब जवाब जमाने की चिरह का, मुश्किल थे सवालात चलो फिर कभी सही। बहुत बढ़िया। जमाने में जो सवाल मुझसे किए बहुत मुश्किल थे। दे पाया कब जवाब जमाने की जिरह का, मुश्किल थे सवालात चलो फिर कभी सही। उसने तो महज जिस्म में घोंपी थी कटारी, उसने तो महज जिस्म में घोंपी थी कटारी,
जख्मी हुए जज्बात, वाह चलो वाह वाह, चलो वाह। फिर कभी सही। बहुत वाह, बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। उसने तो महज जिस्म में गोपी थी कटारी, जख्मी हुए जज्बात, चलो फिर कभी सही। और एक मैंने पढ़ा था, बहुत मशहूर शेर है एक उर्दू शायरी का, रंग लाती है हिना हिना। पत्थर पे घिस जाने किस के जाने बाद, के बाद। वाह, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जब मेहंदी पत्थर पे घिस जाती है, घिसने के बाद रंग लाती है, तो वहां से मैंने एक शेर लिया, मेहंदी की तरह हम में कोई रंग ना आया, मेहंदी की तरह हम में कोई रंग ना आया, पिसते रहे दिन रात, रात। चलो चलो फिर वाह, कभी वाह, सही। पिसते रहे मेहंदी के दिन रात, पिसने कितने से लग सारे जाता है, वाह, हम बहुत तो बढ़िया। पिसते रहे फिर भी मेहंदी की तरह रंग तो आया नहीं, मेहंदी की तरह हम में कोई रंग न आया, पिसते रहे दिन रात, चलो फिर चलो कभी कभी। सही। यादों के घटा टोप से उबरे तो ये पाया, बदले नहीं हालात, चलो 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 फिर फिर कभी कभी सही। सही। और मत, बहुत वोट के अर्थ में मत यहाँ इस्तेमाल हो, मत हम तो सदा डालेंगे सच्चाई के हक में, मत हम तो सदा डालेंगे सच्चाई के हक में, खाई है भले मात, चलो चलो फिर फिर कभी कभी सही। हुई न बहुत हुई बात। तो उनकी तो यही जिद थी कि दामन पसारिए, उनकी तो यही जिद थी कि दामन पसारिए। जब हमने दामन पसार दिया उनके कहने से, उनकी तो यही जिद थी कि दामन पसारिए, डाली कहाँ सौगात, चलो चलो फिर फिर कभी सही। डाली कहाँ सौगात, चलो फिर कभी सही। राही जी कभी अपने गरेबान में झांको, राही जी कभी अपने गरेबान में झांको, इतनी सी है औकात, चलो अरे क्या वाह, बात है। वाह 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 वाह, वाह वाह। वाह सर वाह, हुई बहुत न हुई बहुत बात, चलो फिर कभी सही, बहुत बड़ी छोटी बात सी कह दी आपने। मुलाकात, चलो फिर कभी सही। तो बहुत बढ़िया। कुछ और बहुत कविताएं भी सुना सकते थे, लेकिन बहुत समय हो गया, चलो फिर कभी फिर सही। कभी सही। चलो फिर बिल्कुल 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 इसी बहुत तरह बढ़िया। से किसी न किसी महफिल में हम दोबारा से मिलेंगे। और जब भी हमने राही जी से आग्रह किया है, राही जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। और मैं पूनम जी का भी धन्यवाद देती हूँ, श्रीमती पूनम भटनागर जी, जो इनकी डॉटर इन लॉ हैं। वो हाँ, बहुत वही साथ है। देती हैं और उन्होंने ही राही जी को यहाँ लाइव कराया है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। राही जी ने एक से एक अच्छे गीत, एक से एक अच्छी गजलें लिखी हैं। एक शेर इनका मुझे याद है कि जो तूने जान की बाजी लगा के गाया है, जो तूने जान की बाजी लगा के गाया है, वो गीत तेरा जमाने ने गुनगुनाया है। तो गुनगुनाया। जान की बाजी लगाकर गाने वाले का गीत तो जमाना गुनगुनाता है। और आज भी हम अपने श्रोताओं को यहाँ देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक कमेंट्स करते जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां यहाँ पर दिनेश कुमार झा जी ने भी लिखा है कि बहुत ही सुंदर राही जी, मैंने सिर्फ आपको पढ़ा था, आज आपका हार्दिक स्वागत है, आज आपको देखा भी। तो इस तरह से जो लोग राही जी को पढ़ते रहे हैं, वो उन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राही जी के दर्शन भी किए। तो ये हमारे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंच पर आदरणीय बाल स्वरूप राही जी यहाँ पर उपस्थित हुए। और इतने सारे श्रोताओं, अभी तो जितने श्रोता सुन रहे हैं वो सुन ही रहे हैं, लेकिन बाद में जब इसे और शेयर किया जाएगा तो हजारों श्रोताओं तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा। तो इसी तरह से हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आप हमेशा हमारा संबल बढ़ाते रहें, ऐसा ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आप हमेशा इसी तरह से हंसमुख रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्य आपके ऊपर बरसता रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और अब ओम प्रकाश जी, आप श्रोताओं का और जितने भी लोग हैं सभी लोगों का धन्यवाद प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच से संक्षेप में दें। जी जी, अभी मैडम ने कमेंट पढ़ा था, दिनेश झा जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनका हार्दिक आभार, आज उस कार्यक्रम से जुड़े और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो दिनेश भाई आपका भी बहुत धन्यवाद मंच की ओर से, आप पहली बार शायद हमारे किसी कार्यक्रम में आए हैं। तो हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं खूब,
राही जी के कविताओं को सुनकर भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं लगातार। कुछ श्रोता तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, विनय सक्सेना जी हैं, राधे श्याम जहांगीर जी, सुनीता पूनिया जी और दिनेश कुमार झा जी, ये सरोज शर्मा जी, आप छाया त्यागी जी, शिवांश सरल जी, आप सभी ने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, उसके लिए हार्दिक आभार। वो आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरे मंच की ओर से, आदरणीय राही जी की ओर से, कीर्ति जी की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, हरिप्रकाश पांडे जी उनकी भी ओर से मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाते रहिए अपने सहयोग से और अपने साथ के से द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय बालस्वरूप राही जी का भी, कि उन्होंने हमारे मंच के लिए इतना समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी किस्से और रचनाएं सुनने को मिली। मतलब लोगों का तो भी मन था कि और सुना जाए, लेकिन समय काफी हो गया, जैसे कि राही जी ने कहा, फिर कभी सही। चलिए साथियों, इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले शनिवार को रात 9 बजे ऐसे ही किसी महान विभूति को लेकर हम आएंगे, जिनके माध्यम से हम कवि सम्मेलनों के किस्से सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे। क्योंकि कवि सम्मेलन, मैंने पहले भी कहा, बड़ी अद्भुत विधा है। इसमें बहुत सारी यात्राएं होती हैं। कवि और श्रोता मिलकर एक ऐसा तादाद में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जो कि जिसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा जा सकता है। तो उसी वातावरण में लेकर हम आपको चलेंगे और कवियों के अंतर संबंधों को लेकर, कवि और कवयित्रियों की प्रस्तुति को लेकर जो अपने अपने संस्मरण है वो आपसे साझा करेंगे। अगले बार तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा और अगले बार किसी नई विभूति को के साथ में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी।